वेलकम इन डीपीएस। आज हम क्लास 10 की मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं होती क्या है? वास्तविक संख्याएं बनती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q है वो नॉट इक्वल 0 होता है, यानी वो संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 -5/7, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या। हम ज्यादा इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले 2.2 से स्टार्ट करेंगे। 2.2 के अंदर ही पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहले बात करें अभाज्य संख्या की। वो संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है, जैसे उनका गुणनखंड नहीं हो, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, यानी वो संख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मान लो 2 है तो 2 में 2 का जाता है, 3 है तो 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का जाता है, 7 में 7 का। अब इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणन का मतलब है गुणा के रूप में, और खंड का मतलब होता है किसी संख्या को तोड़ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल लूं मैं, तो 120 है, जैसे इसका गुणनखंड करें तो सबसे पहले इसमें जाता है 2 का भाग। कितनी बार जाएगा? 60 बार। फिर 2 का भाग 30 बार। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 15 बार। फिर जाएगा इसमें 3 का भाग 5 बार। फिर जाएगा इसमें 5 का भाग 1 बार। यानी 120 का जो है अभाज्य गुणनखंड है वो हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अगर हम इसको घात के रूप में लिखें तो एक घात इसकी, एक इसकी, और इसकी कितनी होगी? 2 की घात 1, और 3 की घात हो जाएगी 1, और 5 की घात हो जाएगी 1। तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं आपको। सबसे पहले आपको इस रूप में लिखना है और उसको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद में इसको क्या करना है? घात के रूप में व्यक्त करना है। तो आपका जो 2.2 है उस पहला क्वेश्चन है, उसमें इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करें एक बार की। आगे बात करते हैं एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को हम बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएम को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें जितनी भी संख्या है वो सभी का भाग है। और महत्तम समावर्तक का है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो होगा छोटी से छोटी संख्या, और ये हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। उदाहरण के रूप में अगर बात करें 12, 15 और 18,
तो सबसे पहले लघुत्तम के लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक साथ लिखूंगा, 12, 15 और 18। इसका एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15 और 18 तीनों का भाग है। जैसे मान लो 12, 15, 18 का मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, तो तीनों को एक साथ लिखना है। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या हमारे पास है, बाकी जो संख्या होती है वो होती है 2। तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 15 में जाएगा नहीं तो वैसे की वैसे लिख देंगे। 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। उसके बाद में बात करें वापस 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो 3, 15, 9। फिर से इसमें 3 का भाग जा रहा है, 1, 5 और 3। फिर इसमें 3 का जा रहा है, 1, 5 और 1। फिर इसमें जा रहा है 5 का भाग 1, 1 और 1। तो एलसीएम इसका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 को 2 से 4, 12, 60 और 18 यानी 180। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 180। तो 12 का अगर हम 180 में भाग देंगे तो पूरा पूरा जाता है, 15 का भाग भी इसमें जाएगा, 18 का भी भाग इसमें जाएगा। तो 12, 15, 18 का एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ गया, 180। इसी प्रकार एचसीएफ की हम बात करें तो पहले इसको तीनों को अलग अलग लिख दें, 15, 12 और 18। तो इनके गुणनखंड करेंगे तो 6, 3 और 1। इसी प्रकार 3, 5 इसमें भी जाएगा, 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, फिर से 3 का 1 बार। तो इनको अलग अलग लिखे, 12 के टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 15 के टुकड़े हो गए 3 इंटू 5 इंटू 1, और 18 के टुकड़े हो गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अगर बात करें एच शेप की तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं देखनी है। एच शेप के लिए हमें देखनी है एक जैसी संख्या। एक जैसी संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिससे 12 में भी भाग जाए, 15 में भी भाग जाए और 18 में भी जाए। तो एक जैसी शक्ल देखनी। मारवाड़ी में अगर बात करें एक जैसी शक्ल, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें तो हम 2 नहीं लेंगे। फिर बात करें 3 की, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब इसमें एच शेप के रूप में 3 ले लिया। फिर 5 यहाँ है लेकिन 2 में नहीं है। फिर बात करें 1 की तो 1 तीनों में है तो 1 हो जाएगा। तो एच शेप हमारा आ गया 3। 2.2 में आपका जो क्वेश्चन है दूसरे में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें। एक बार 2 बार नहीं समझ में आए तो आप एक बार नहीं 2 बार पूछें। आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। जैसे मान लो 7, 11 और 13। मैं इसका एचसीएफ ज्ञात करता हूं क्योंकि इसका एचसीएफ थोड़ा सा अलग है। तो क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग लिखना है। सबसे पहले 7 का भाग 7 में 1 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 7 में इसके गुणनखंड हो गए 7 इंटू 1, 11 का हो गया 11 इंटू 1, 13 का हो गया 13 इंटू 1। अगर बात करें एच शेप की तो एच शेप इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो इसका जो एच शेप है वो 1 हो जाएगा। अगर हम किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर अगर और आए या नहीं है, लेकिन वहां पर 1 तो हमेशा कॉमन आएगा और उसका एच शेप हमेशा कितना होगा, 1 होगा।
मैं एक बार के लिए मैथ के अंदर थोड़ा बेसिक के रूप में चलूँगा 1 या 2 क्लास में, तो आप ये ना सोचें कि सर है वो 2.1 में से करवा दिया, एक क्वेश्चन 2.2 में से ऐसे क्यों करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, ये सिंपल है, क्योंकि 8वीं क्लास में एलसीएम और एलसीएम आपने जोड़ा हुआ है। अभी मैं बात करूँगा 2.1 का एक क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड विभाजन विधि से एच शेप ज्ञात करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2021 के लिए इसका प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि 2-3 साल में अभी तक आया नहीं है। इस बार ये क्वेश्चन पक्का आएगा। यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा एच शेप ज्ञात करना, और इस विधि का जो क्वेश्चन आता है वो एक तो आता है 3 नंबर का और एक आता है 1 नंबर का। कई बार तो इस प्रकार से पूछते हैं, कई बार 2 और 1 यानी 3 नंबर का ही पूछ लेते हैं। तो अगर 2 नंबर में आएगा तो यूक्लिड विभाजन विधि ये कन्फर्म आएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, और लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। और यहां आ जाएगा भागफल। इन चारों का जो संबंध है उस संबंध के आधार पर एच शेप ज्ञात किया जाता है, और इस विधि के जो स्टेप है वो भी इसी प्रकार से। तो सबसे पहला काम मेरा यही है कि हमें इसका सूत्र आना चाहिए। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें ये होगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा। तो ये छोटा सा है, लेकिन आपको याद है तो बढ़िया बात है, याद नहीं है तो इसको याद करना है, जो यूक्लिड विभाजन विधि में आगे काम में आएगा। जैसे मान लो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, मैं विधि समझा देता हूँ। 81 और 237, ये शायद आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो 81 और 237 का यूक्लिड विभाजन विधि से एच शेप ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से एच शेप हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। आपको इसमें चरण भी लिखने हैं साथ साथ में, और बड़ी संख्या कौन सी है? 237 है, वो बड़ा है किससे? 81 से। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये बड़े का साइन है या छोटे का साइन है। देखो इस प्रकार से, जिस साइड में ये 2 लाइन है वो तो होगा बड़ा, और जिस साइड में 1 लाइन है वो होगा छोटा। हमें पता है कि 2 बड़ा होता है 1 से, तो जिस साइड में 2 लाइन है वो साइड बड़ी होगी और 1 लाइन वाला छोटा होगा। तो 237 है वो बड़ा होगा किससे? 81 से। और जो बड़ी संख्या है उसमें हमें छोटी संख्या का भाग देना है। तो 237 में भाग देना है 81 का। अब 81 का 237 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जा रहा है, 162। 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, यानी कितना बच गया? 75। तो यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा जो सूत्र है वो क्या है? भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र है। ये सूत्र है, इसमें आपको मान रखने, ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल और ये शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य कितना है? इसमें भाज्य है 237 बराबर
भाज्य कितना दे रखा है 81 और भागफल दे रखा है हमारे पास 2 और शेषफल दे रखा है 75। आगे बात करें चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 2 में आपको संख्याएं कौन कौन सी लेनी है, याद रखना ये संख्या और ये संख्या, मतलब भाजक और शेषफल लेना है। क्या लेना है, भाजक और शेषफल। तो भाजक कितना है इसमें 81 और शेषफल है वो है 75। तो भाजक बड़ा होगा किससे, शेषफल से, यानी 81 बड़ा है 75 से। तो बड़ी संख्या में वापस छोटी संख्या का भाग देना है, मतलब 81 में भाग देना है 75 का। एक बार चला गया 11 में से 5 गया 6। वापिस ये सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, वापिस यहाँ भाज्य कितना है 81, भाज्य कितना है 75, भागफल है 1 और शेषफल कितना दे रखा है हमारे पास 6। फिर चरण नंबर 3। आपको चरण है वो तब तक चलाने हैं जब तक हमारे पास शेषफल है वो 0 नहीं प्राप्त हो जाए। यहाँ पर शेषफल है अभी तक 6 प्राप्त हुआ है, तो वापिस हम संख्या लेंगे, एक तो 75 और एक संख्या लेंगे 6। तो हमारे पास 75 है वो बड़ा होगा किससे, 6 से। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, 75 में 6 का भाग देना है। तो एक बार वापिस 15, वापिस कितनी बार चला जाएगा 2 बार, यहाँ बच गया 3। तो हमारे पास जो भाज्य है वो तो है 75, भाजक है वो है 6, भागफल है वो है 12 और शेषफल कितना दे रखा है 3। फिर चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 में वापिस संख्या कौन सी लेनी है, भाजक और शेषफल। तो भाजक कितना दे रखा है हमारे पास 6 और शेषफल दे रखा है 3। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या दे रखी है हमारे पास 6, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना आ गया 0। तो वापिस भाज्य है 6, भाजक है 3 और भागफल है 2, शेषफल है 0। तो यहाँ अंतिम जो भाजक होगा, यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो यहाँ पर हमारे पास एच शेप ज्ञात करना था, तो यहाँ अंतिम जो भाजक है वही इसका एच शेप है। तो हम लास्ट में लिख देंगे अंतिम भाजक बराबर 3। तो एच शेप भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोबारा एक बार, सबसे पहले हमें बड़ी और छोटी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या 237 81 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। उसके बाद में भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो हमारे पास सूत्र है उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इन सभी के मान रखने हैं। फिर दूसरे चरण में यहाँ से भाजक लेना है और यहाँ से शेषफल लेना है। तो भाजक हमारे पास है 81, शेषफल है 75। तो 81 बड़ा है 75 से। उसके बाद में वापस 81 में 75 का भाग दे देंगे। आगे वापस इन सभी को इस सूत्र में रखना है, दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भाग अगर आप दर्शाते हो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर रफ कॉपी में करके वहां से लिखोगे तो बात एक ही है। कई पूछते हैं कि सर ये यहाँ सामने दर्शाना जरूरी होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है, आप दर्शाओ तो बढ़िया है, नहीं दर्शाओ तो भी बढ़िया है, गलत नहीं होगा, ये भी तरीका सही है। आप भाग दर्शाओगे तो भी सही है, अन्यथा वैसे भी सही है। अब इसके जैसे क्वेश्चन है वो 2.1 में क्वेश्चन है, वो एक तो दे रखा है आपके 4 है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है, वो सभी आपको करने हैं। प्रैक्टिस के लिए इनको 2 बार 3 बार जितनी बार इनको कर सकते हैं आप जरूर करें। इसके बाद में क्वेश्चन है 5, आपको दे रखा है 408 और 1032 का एच शेप को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करो।
408 और 1032। ये कह रहा है इसका जो HCF है उसको प्रश्नानुसार व्यक्त किया गया है। तो मैं इसका पहले HCF ज्ञात करूंगा। अब HCF यहाँ विधि तो दे नहीं रखी है, आप अपने हिसाब से चाहो तो गुणनखंड विधि से कर लो, या आप चाहो तो अभाज्य से यूक्लिडी विभाजन विधि से कर सकते हो। मैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 204, फिर 2 का भाग भी 102, फिर 2 का भाग जाएगा 51, फिर इसमें जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग का कैसे पता चला? 5 और 1 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 51 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार। उसके बाद में 17 में 1 बार। इसके बाद में 1032 के टुकड़े कर लो। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 516 बार, फिर 2 का भाग भी इसमें गया 2, 1 बच गया 11 में जाएगा 5, फिर 1 बच गया 16 यानी 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है 1 2, फिर कितना बच गया 1 18 यानी 129, फिर इसमें देखो 9 तो 11 और 1 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का जाएगा 4 और 3, फिर इसमें कितने का जा रहा है? तो यानी इसका ही जाएगा। तो इसमें अगर HCF की बात करें तो यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 2 यहाँ से आ रहे हैं और 1 3 आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसका जो HCF है वो हो जाएगा 4 8 यानी 24। HCF आ गया आपके पास 24। आपको प्रश्नानुसार एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है वो यहाँ पर लिखनी है। कंडीशन ये दे रखी है HCF बराबर है 1032 x माइनस 408 इंटू 5। हमारे पास HCF कितना दे रखा है? 24। 1032 x माइनस, इसको इंटू करोगे 40 यानी 2040। ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2040 प्लस 24 बराबर 1032 x। 1032 x बराबर है 2064। x बराबर आ जाएगा 2064 बट्टा 1032, यानी x बराबर आ गया आपके पास 2। सबसे पहले आपको दे रखा है कि 408 और 1032 का HCF, तो HCF ज्ञात कर लोगे। उसके बाद में दे रखा है कि HCF है उसको इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो यहाँ HCF ज्ञात करने के बाद में HCF रखना है और आगे सोल्व करके x का मान ज्ञात करना है।